हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हमें शुरुआत करनी है यूनिट 3 की, जिसमें हमें पढ़ना है कि धागा क्या होता है। धागे को ही सूत कहा जाता है, सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। आखिर ये सारी चीज़ें कैसे बनती हैं, इसका प्रोसेस क्या है। और पिछली क्लास में हमने ये बताया था आपको एक स्ट्रक्चर कि सबसे पहले रेशा बनता है, रेशे से धागा, धागे से कपड़ा और फिर कपड़े से पहनने योग्य कपड़ा प्राप्त होता है। तो हमने रेशे का वर्गीकरण डीपली पढ़ लिया है। नेक्स्ट यूनिट हमारा है धागा, और धागे से किस प्रकार से कपड़ा बनाने के लिए पूरे प्रोसेस तैयार किए जाते हैं, प्रोसेस वाइज कैसे आगे बढ़ता है, जिसमें हम पहले देखेंगे कि ये सूत ये है क्या। इंग्लिश में इसको यार्न कहते हैं। अगर आप इंग्लिश वर्ड याद रखेंगे तो बहुत ही बेटर होगा, क्योंकि हिंदी में इसके नाम बदलते हुए आपको दिखाई देते हैं। कहीं पे आपको सूत लिखा हुआ मिलेगा, फिर सूत्र लिखा होगा, कहीं कहीं तंतु भी लिख देता है, जबकि तंतु जो है नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो फाइबर है, फाइबर मतलब रेशा होता है और रेशे को एक तंतु भी कहा जाता है। लेकिन कहीं कहीं पे इंग्लिश में देखेंगे आप यार्न लिखा रहेगा अगर, तो इसका मतलब समझ जाइए कि वो तंतु जो है वो धागे की बात की जा रही है, वहाँ रेशे की बात नहीं की जा रही है। अगर फाइबर लिखा है तो आप समझेंगे कि वहाँ पे रेशे की बात हो रही है। तो यहाँ देखिए, वस्त्र निर्माण का प्रारंभिक आधार सूत्र या फिर धागा होता है। जब भी हम वस्त्र निर्माण करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, धागा होना चाहिए। ये प्रारंभिक चरण होता है। आगे है, अगर इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो परिभाषा दी गई है कि सूत्र यानी कि जो सूत्र है, धागा है, वो क्या होता है कि तंतुओं के एकत्रीकरण का सामान्य नाम है। ढेर सारे हमारे पास रेशे थे, विभिन्न उसके स्रोत हमने पढ़ा है, रेशों की प्राप्ति के स्रोत पढ़ा है हमने। जो हमें रेशा प्राप्त हो रहा था उन सबको एकत्रित करके उनका एकत्रित जो रूप होता है वो क्या होता है, धागा होता है। क्या ये ढेर सारा गट्ठर के रूप में होगा, कैसा होगा देखिएगा, जो कि आपस में दबाए या गूंथे जाते हैं। उन्हें गूंथ करके या दबा करके क्या बनाया जाता है, धागा बनाया जाता है। आगे देखिए कि ये जो सूत है इसमें क्या प्रक्रिया की जा रही है। हमने बताया कि तंतु से यानी कि रेशे से धागा बनाने के बीच की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, कताई कहलाती है। जब हम रेशों की कताई करते हैं तब हमें धागा प्राप्त होता है। देखिए, तंतुओं से सूत्र निर्माण जिस विधि से किया जाता है उसे कताई कहते हैं। कताई की प्रक्रिया के द्वारा हमें धागा प्राप्त हो रहा है। पूरा प्रोसेस इसका देखिएगा। रेशा हमारे पास पहले हमने पढ़ा है, रेशा हमने प्राप्त कर लिया, फिर रेशे से धागा बनता है, धागे से कपड़ा और कपड़े से पहनने योग्य कपड़ा प्राप्त होता है। लेकिन इसके बीच में प्रोसेस क्या चलता है, रेशे से धागा बनाने के बीच का जो प्रोसेस होता है उसको स्पिनिंग या कताई कहा जाता है। इसके बाद है, धागे से जब कपड़ा बनता है तो इसके बीच में बुनाई की प्रक्रिया होती है, और जब कपड़ा तैयार होता है तो ये ऐसे नॉर्मल पहनने योग्य नहीं रह जाता है, बल्कि इस पर ढेर सारी परिचर्याएं की जाती है, जिसमें रंगाई, छपाई, कढ़ाई, ये सारे प्रोसेस किए जाते हैं। फिर किस व्यक्ति को धारण करना है या फिर उस वस्त्र को किस उपयोग में ले आना है, उसके अनुसार हम क्या करते हैं, उस पर परिचर्याएं करते हैं। फिर परिचर्या करने के बाद हमें पहनने योग्य कपड़ा प्राप्त होता है। ये इसका पूरा प्रोसेस है। पूरे वस्त्र विज्ञान को समझने के लिए आपके पास ये स्टेप पूरा ध्यान से याद होना चाहिए। रेशा, धागा, कपड़ा, पहनने योग्य कपड़ा, इसके बीच के प्रोसेस में कताई, बुनाई और परिचर्या। जहाँ पे आपको बीए सेकंड सेमेस्टर की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे आपको रेशे से कताई द्वारा धागा ये प्राप्त होगा, फिर बुनाई की प्रक्रिया तक आपको पढ़ना है, बुनाई से वस्त्र प्राप्त होगी, यही तक पढ़ना है। फिर आप जब जाते हैं सिक्स सेमेस्टर में आपको नहीं बल्कि फिफ्थ सेमेस्टर में, जब आप फिफ्थ सेमेस्टर में पहुंचते हैं तब आपको ये परिचर्या वाला पूरा प्रोसेस बताया जाता है। यानी कि जो बीए है आपका ग्रेजुएशन 3 साल का, इसके बीच में ही ये सारे स्टेप आपको पढ़ने हैं। लेकिन अभी इसमें आपको कताई से बुनाई तक का ही प्रोसेस पढ़ना है। परिचर्या भी बहुत लंबा प्रोसेस है, इसे आपको फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस आप ध्यान रखिएगा पूरे वस्त्र विज्ञान में। आगे देखिएगा, कताई से धागा। यहाँ देखिए, मैंने बताया था रेशे से धागा बनाने के लिए बीच में कताई किया जा रहा है, कि कताई से धागा बनाने के बीच क्या प्रोसेस होता है। देखिए, सूत निर्माण के लिए प्राय 2 प्रकार की प्रक्रियाएं प्रयुक्त की जाती हैं। सूत से
सूत निर्माण जो हो रहा है उसके लिए क्या क्या प्रक्रिया, देखिए पहली प्रक्रिया है प्राकृतिक वर्ग के रेशों व छोटे छोटे रेशों को बटकर मतलब आपस में उसको दबा करके या फिर गूंथ करके लंबे धागे का निर्माण करते हैं। जैसे आपके पास मान लीजिए नॉर्मल अगर हम बात करते हैं तो कॉटन होता है जिसको रुई बोलते हैं। आप दीपक बनाने के लिए, दीपक जलाने के लिए छोटी छोटी बातियां बनाते हैं, उसमें क्या रहता है, क्या वो एक रेशा रहता है? ऐसा तो होता नहीं कि एक रेशा है, उसमें ढेर सारे रेशे होते हैं। आपके पास जो धागा होगा, धागे को अगर आप उसका जो ऐठन होता है उसको खोल देते हैं तो देखिए उसमें अलग अलग रेशे दिखाई देते हैं। तो रेशे से जब धागा बनाना है तो धागा बनाने के बीच कताई की प्रक्रिया होती है जिसमें ढेर सारे ऐठन दिए जाते हैं। उसका मतलब होता है कि रेशों को बंट करके ऐठन दे करके हमें प्राप्त किया, हम धागे को प्राप्त करते हैं। ये हमारा कताई से धागा बनाने की प्रक्रिया थी। लेकिन इसमें भी दो प्रकार की प्रक्रियाएं की जाती हैं। जिस प्रकार से हमने देखा था कि प्राकृतिक रेशा होता है और रासायनिक रेशा होता है, उसी प्रकार से यहाँ इसकी प्रक्रिया में भी हम पढ़ेंगे कि प्राकृतिक रेशों पर क्या प्रक्रिया होती है और कृत्रिम रेशों पर क्या प्रक्रिया होती है। पहली प्रक्रिया हम देखिएगा कि प्राकृतिक वर्ग के रेशों व छोटे छोटे रेशों को लंबे धागों का निर्माण होता है, को आपस में बंटकर लंबे धागों का निर्माण होता है। अगर प्राकृतिक है तो इसको बट करके ऐठन दे करके धागा बनाया जाता है। लेकिन वहीं पे द्वितीय प्रक्रिया में देखिएगा कृत्रिम वर्ग के रेशों पर पॉलीमर के घोल को स्पिन रेट के छिद्रों से होकर के गुजारा जाता है, जिससे हमें लंबा व अविरल धागा प्राप्त होता है। हमने आपको कृत्रिम रेशों में ये बातें बताई थी कि रेशा जब बनाते हैं हम कृत्रिम विधि से विभिन्न प्रकार के केमिकल्स का प्रयोग करके, आधुनिक युग में प्राकृतिक तंतुएं कम और कृत्रिम तंतुओं का ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है। तो उसमें क्या है कि कताई की प्रक्रिया बंट करके नहीं की जाती है, बल्कि क्या किया जाता है, जो केमिकल्स का मिश्रण होता है उसको क्या करते हैं हम, स्पिन रेट जो पात्र है हमारे पास उसके पतले छिद्रों से होकर के जब गुजारते हैं तो इसमें पतले पतले अविरल और लंबाई के धागे हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो ये दोनों प्रक्रिया याद रखिएगा कि प्राकृतिक धागे पर ऐठन दी जाती है, जबकि रासायनिक धागे यानी कि जो कृत्रिम विधि से बनाए जाने वाले धागे हैं उस पे स्पिन रेट के छिद्रों के द्वारा कताई की जाती है। आगे देखिए कताई द्वारा प्राप्त धागा दो प्रकार का होता है। ये धागा भी देखिए दो प्रकार का होता है। कैसा होता है? पहला है स्टेपल। स्टेपल का मतलब हमने बताया था कि छोटा धागा होता है। जो धागे लंबाई में छोटे होते हैं उसे स्टेपल फाइबर कहा जाता है, और जो लंबाई में बड़े धागे होते हैं उन्हें फिलामेंट या बड़ा धागा कहा जाता है। नाम से याद रखिएगा, स्टेपल ये छोटा सा वर्ड है तो इसका मतलब है कि छोटा धागा इससे प्राप्त हो रहा है। फिलामेंट का मतलब होता है कि इससे हमें बड़ा धागा प्राप्त हो रहा है। इसके बाद है कि जब ये कताई की प्रक्रिया हो गई, हमें इस प्रकार के धागे प्राप्त हो गए। अब देखिए दोनों ही प्रकार के धागा अलग अलग विधि से प्राप्त होता है। ये हमने देख लिया कि ये जो दोनों धागे हैं स्टेपल और फिलामेंट, ये दो धागे तो हमें प्राप्त हुए, लेकिन इन्हें प्राप्त करने के लिए भी अलग अलग विधियों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे हमने सिर्फ इसकी प्रक्रिया पढ़ी थी। अब इसमें बताया कि कताई द्वारा जो धागा प्राप्त होता है वो दो प्रकार के होते हैं, स्टेपल और फिलामेंट। लेकिन वो दो प्रक्रियाएं हैं क्या जिसके द्वारा हमें ये दो अलग अलग ढंग के रेशे प्राप्त हो रहे हैं? इसमें देखिएगा स्टेपल जो धागे होते हैं वो यांत्रिक विधि से, जबकि फिलामेंट धागे रासायनिक विधि से प्राप्त किए जाते हैं। जो स्टेपल होते हैं, छोटे धागे होते हैं, वो यंत्रों के प्रयोग से प्राप्त करने को आते हैं। लेकिन वहीं पे जब फिलामेंट की बात होती है तो हमने बताया कि वो कृत्रिम और रासायनिक विधियों से प्राप्त होता है। ये जो एक एक पॉइंट है इसको आप ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। सूत जो है रेशे से धागा बन रहा है, रेशे से धागा बनाने की प्रक्रिया सूत कहला रही है। नॉर्मल परिभाषा देखें तो सूत का एकत्रीकरण, जो तंतुओं का एकत्रीकरण वो क्या है, सूत्र या धागा कहला रहा है। तंतु से सूत्र निर्माण जिस विधि से होता है उसको कताई कही जाती है। ये वस्त्र विज्ञान की पूरी रूपरेखा है। उसके बाद कताई से धागा जब बन रहा है तो ये दो प्रकार से प्रयुक्त हो रहा है। पहली प्रक्रिया जो है वो प्राकृतिक वर्ग के रेशों पर, जबकि द्वितीय प्रक्रिया जो है कृत्रिम वर्ग के रेशों पर। उसके बाद कताई द्वारा जो प्राप्त धागा है वो दो है, स्टेपल और फिलामेंट। इसके बाद है इन दोनों धागों को प्राप्त करने के लिए भी अलग अलग विधियों का प्रयोग किया जाता है। स्टेपल के लिए यांत्रिक विधि, जबकि फिलामेंट के लिए रासायनिक विधि का प्रयोग किया जाता है।
अब हम बात करेंगे एक एक करके अपनी ये विधियों के बारे में, जैसे कि यांत्रिक विधि क्या है और रासायनिक विधि क्या है। इसमें सबसे पहले हम यांत्रिक विधि की बात करते हैं। यांत्रिक विधि से जो कताई की जाए, देखिए इसमें यांत्रिक कताई दो प्रकार से होती है। जैसा हमने बताया कि जो यांत्रिक है, यांत्रिक कताई की जा रही है इस विधि के द्वारा, तो इसमें यंत्रों का प्रयोग किया जा रहा है। तो देखिए इसमें दो प्रकार के जो यंत्र प्रयोग किए जा रहे हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले इसमें ये देखिएगा परंपरागत कताई और दूसरी है सामान्य यांत्रिक कताई। परंपरागत कताई जो प्राचीन समय से होती आ रही थी लेकिन प्रेजेंट टाइम में कम दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखिएगा परंपरागत कताई के अंतर्गत तकली, चरखा, ये सब की बातें की जा रही थी जो परंपराओं से चली आ रही है, हमारी परंपरा में चली आ रही है। उसके बाद सामान्य यांत्रिक कताई में जो अन्य आधुनिक उपकरण उपयोग में लाए जा रहे हैं उन सब की बात यहाँ पे की जा रही है सामान्य यांत्रिक कताई में। इसमें हम परंपरागत कताई को तो समझ लिए, तकली और चरखे के प्रयोग से जब हम कताई कर रहे थे तो वो क्या थी, परंपरागत कताई। ये इतना समझ में आया कि इसमें तकली और चरखे के द्वारा कताई की जा रही है। लेकिन नेक्स्ट वाला हम देखेंगे कि सामान्य यांत्रिक कताई में कौन कौन सी चीजें प्रयोग की जा रही हैं और कौन कौन सी विधियां हैं। इसमें देखिएगा रिंग कताई सबसे पहले आता है। इसके भी प्रकार अलग अलग बताए गए हैं यांत्रिक कताई के। जो सामान्य यांत्रिक कताई, इसमें पहला है रिंग कताई। रिंग कताई क्या होता है, इसमें रिंग से समझ में आ रहा है कि सर्कुलर में होगा। देखिए रिंग कताई के द्वारा छोटे छोटे रेशे आपस में चिपक जाते हैं। रेशों को आपस में चिपका करके धागा तैयार किया जा रहा है। देखिएगा आगे, रेशों के आपस में चिपकने के गुण विद्यमान होते हैं। जो रेशे होते हैं उसमें आपस में सटने के, चिपकने के गुण विद्यमान होते हैं। इसमें दो फ्रेम का प्रयोग किया जाता है। वो फ्रेम कौन कौन से होते हैं, देखिए रिंग फ्रेम और दूसरा म्यूल फ्रेम। रिंग फ्रेम का मतलब होता है कि जिसमें हम रेशों को लगाते हैं, लेकिन जो नेक्स्ट वाला फ्रेम होता है वो म्यूल फ्रेम होता है, जिसमें धागे आपस में, जो तैयार धागे होते हैं वो आपस में लपेटते चले जाते हैं। एक तरफ से हम रेशों को लपेट रहे हैं जिससे हम क्या कर रहे हैं कि कताई की प्रक्रिया कर रहे हैं, और दूसरे फ्रेम में क्या हो रहा है कि धागा जो तैयार हो रहा है उसमें लपेटता चला जा रहा है। दूसरा है खुली व अंतिम कताई की विधि है। इसमें देखिए यह जो तकनीकी है 1960 में विकसित की गई थी। यह तकनीक कताई प्रक्रिया धुनी हुई पूनियों से प्रारंभ की जाती है। जब आप लोग कपास का चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें आपको बताया गया था कि जब हम कपास के जो फूल थे उनसे कोए बने, कोए से जब वो पका और फटने के बाद उसमें से जो हमें रेशे वाइट कलर के प्राप्त हुए थे उसमें से बीजों को अलग करते हैं। बीजों को अलग करने के बाद उनकी अलग अलग श्रेणियां उसमें छांट लेते हैं हम। फिर क्या करते हैं, उनके गट्ठर बनाते हैं। गट्ठर बनाने के बाद उसमें आगे के प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। फिर वहाँ पे हमें एक समान वजन के आधार पर हम क्या करते थे, पूनियाँ बना लेते थे। पूनियाँ बनाने का मतलब है कि उसमें धुनाई वगैरह की प्रक्रिया पूरी हो गई होती है। उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि जो रेशा है उसे गट्ठर वाइज पूनियाँ बना लीजिए, बांध ली जाती हैं रबड़ वगैरह इस प्रकार से लगा करके कि उतना उतना एक साथ में मशीनों में भेजा जाएगा। उसी आधार पे यहाँ पे जो है वो पूनियों के आधार पर क्या किया जा रहा है, धागा तैयार किया जा रहा है। यहीं से प्रक्रिया प्रारंभ होती है। दूसरा है घर्षण कताई। घर्षण से क्या समझ में आया कि रगड़ होगा वहाँ पे। देखिए इस विधि की खोज 1970 में अर्नेस्ट फेहरर ने की थी। जो घर्षण कताई है इसकी विधि की अगर हम बात करते हैं तो इसकी खोज कब हुई थी, 1970 में। किसके द्वारा, अर्नेस्ट फेहरर के द्वारा। इस तकनीकी में धुने हुए तंतुओं को लंबवत ड्रम के अक्ष से प्रवाहित कर छिद्रयुक्त ड्रम में से निकाला जाता है। जिस प्रकार से आपने देखा था कि जो स्पिन रेट के छिद्रों से केमिकल्स को प्रवाहित किया जाता है, वैसे इसमें बताया जा रहा है कि जो हमारे पास ड्रम थे दो, जिसमें लंबवत ड्रम के अक्ष से प्रवाहित करके छिद्रयुक्त ड्रम में से निकाला जाता है। जब छिद्रयुक्त ड्रम में से वो निकलते हैं धागे तो क्या होते हैं कि जो कि दोनों एक ही दिशा में घूमते रहते हैं। दोनों एक ही दिशा में घूमेंगे। अगर राइट से घूम रहे हैं तो दोनों ही ड्रम जो है राइट से ही घूमेंगे। अगर लेफ्ट से घूम रहे हैं तो दोनों लेफ्ट से ही घूमेंगे। इसके बाद देखिए इस विधि से उत्पन्न घर्षण, जब दोनों आपस में घर्षण करते हैं तो क्या होता है कि घर्षण से तंतुओं में आपस में ऐंठन आ जाती है। जब दोनों आपस में
घूमते रहते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो रेशा था रेशे में आपस में ऐंठन देता चला जाता है रगड़ के द्वारा। फिर क्या होता है कि वो एक धागे का रूप ले लेता है। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल में दिया था कि दीपक जलाने के लिए आप लोग जब लंबी बातियों का प्रयोग करते हैं तो हाथ में हम एक ही दिशा में ऐसे रगड़ते हैं हथेली पर। फिर क्या होता है कि जो धागा होता है वो धागे नुमा बन जाता है, जो रुई रहती है। कॉटन जो है हमारे पास वो धागे का रूप लेने लगता है। सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि घर्षण विधि के द्वारा। इसके बाद है कि स्वयं ऐंठन देने वाली कताई। इसमें क्या बताया जा रहा है कि यह ऊन व ऊन के समान तंतुओं की कताई हेतु ऑस्ट्रेलिया में विकसित की गई थी। जो स्वयं ऐंठन देने वाली कताई है इसकी खोज और शुरुआत कहाँ पे हुई थी? ऑस्ट्रेलिया में किया गया था, जिसमें जो ऊन है या फिर ऊन के समान और भी जो रेशे हैं, रेयान वगैरह हो गया, इन सब की कताई के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता था। इसमें तंतुओं में ऐंठन धागे की सतह द्वारा दी जाती है। जो सतह है धागे की उसके आधार पर तंतुओं की ऐंठन धागे की सतह पर दी जाती है और तुलनात्मक रूप से खुरदरे पोत वाला धागा तैयार होता है। यानी कि इस विधि से जब हम धागा बनाते हैं तो एकदम प्लेन नहीं होता, बल्कि उसकी जो सतह होती है वो धागे की क्या होती है? खुरदरी होती है। इसके बाद है कि इस विधि में पारंपरिक कताई की अपेक्षा 10 गुना अधिक तीव्र गति से धागा तैयार होता है। जब जिस प्रकार से परंपरागत कताई में तकली और चरखे का प्रयोग किया जा रहा था तो वहाँ पे जो है हाथों के द्वारा प्रयोग किया, वहाँ पे किसी यंत्र का और इलेक्ट्रिक चीज़ों का तो प्रयोग किया नहीं जा रहा था और उसमें अलग अलग और कोई मशीनें तो थी नहीं, तो वहाँ पे हाथों के प्रयोग से किया जा रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप कि जब यहाँ पे इनमें ढेर सारे यंत्रों का प्रयोग किया गया तो इसमें हमें ये देखने को मिला कि 10 गुना अधिक तीव्र गति से धागा प्राप्त हो रहा है, यानी कि धागा तैयार होने की गति बढ़ जाती है। इसमें चिपकाने वाले तंतु का प्रयोग होता है। इस विधि में शक्ति व कीमत कम लगती है इस विधि के द्वारा, क्योंकि कम समय में ज़्यादा चीज़ें तैयार हो रही हैं। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे श्रम भी कम लग रहा है और श्रम शक्ति भी कम लग रही है और कीमत भी कम लग रही है। इसके बाद है इलेक्ट्रोस्टैटिक कताई। ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक कताई, नाम से समझ में आ रहा होगा कि इसमें इलेक्ट्रिक चीज़ों का प्रयोग किया जा रहा है। इसकी खोज 1960 ईस्वी में की गई थी। यहाँ पे आप घर्षण कताई देखे थे 1970 में अर्नेस्ट फेवरर के द्वारा, लेकिन इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इसके पहले से की गई है। इसकी खोज 1960 ईस्वी में की गई। इसमें छोटे छोटे तंतुओं को लंबे तंतु से इलेक्ट्रोस्टैटिक विधि के द्वारा क्या किया जा रहा है कि जो छोटे छोटे तंतु थे उन तंतुओं को अलग करके बड़े जो रेशे थे उनको अलग कर लिया जाता है। इस प्रकार से क्या होता है कि अच्छे किस्म के धागे प्राप्त हो जाते हैं। यानी कि सभी रेशों को आपस में उलझा करके नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि वहाँ पे क्या किया जा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कताई में छोटे रेशे को अलग कर लेते हैं, बड़े रेशे को अलग कर लेते हैं, उसके बाद कताई की जाती है। तो सब लंबे धागे ही रहते हैं, लंबे रेशे ही रहते हैं, तो अच्छे किस्म के हमें धागे प्राप्त होते हैं। और इस प्रकार से जो वस्त्र भी तैयार किए जाते हैं वो अच्छे क्वालिटी के होते हैं और उसमें किसी प्रकार की कमियां हमें देखने को नहीं मिलती हैं। यांत्रिक कताई के बाद नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं रासायनिक कताई की। रासायनिक कताई किस प्रकार से हो रही है, इसमें कितने प्रोसेस बताए गए हैं, कितनी विधियां बताई गई वो देखिएगा। रासायनिक कताई में सबसे पहला है आर्द्र रासायनिक कताई, यानी कि इसमें नम अवस्था की बात की जाए। देखिएगा इसमें क्या हो रहा है, सर्वप्रथम सेलुलोज तंतु रेयान के उपयोग में लाई गई थी। आपको पहले ही बताया गया कि जो रेयान है, रेयान वाले चैप्टर में हमने आपको डीपली बताया कि जो रेयान है वो प्राकृतिक जगत के जो रेशे थे उनके जो वेस्ट मटेरियल बचते थे उसे और कुछ केमिकल्स का दोनों को आपस में मिश्रित करके तब रेयान के धागे प्राप्त किए जा रहे थे, इसलिए इसे सेलुलोजिक रेशे भी कहे जाते हैं, इसीलिए इसमें रखा गया। और ये जो विधि है इस विधि का प्रयोग रेयान के तंतु बनाने के लिए, रेयान के धागे बनाने के लिए सबसे पहले प्रयोग किए गए थे। और इसका मुख्य रूप से जो प्रयोग है इस विधि का, इस कताई विधि का, एक्रिलिक और रेयान के रेशे को धागे को बनाने के लिए ही किया जाता है। यानी कि जो रेयान के रेशे होंगे और एक्रिलिक के रेशे होंगे, जब उनसे हम धागे का निर्माण करना चाहते हैं तो आर्द्र रासायनिक कताई का प्रयोग करते हैं। इसमें पूरे रासायनिक कताई विधि में आपको बस ये याद रखना है कि कौन कौन से प्रकार के रेशे से धागे बनाने के लिए किया जा रहा है
और पूरा सभी का प्रोसेस वही है कि सभी केमिकल्स को क्या कहता है, जिनके मिश्रण से भी हमें धागा प्राप्त करना होता है, उनको मिश्रित करने के बाद स्पिन रेट के छिद्रों से होकर गुजारा जाता है। और आपको पहले बताया गया कि जो रासायनिक धागे होते हैं उसमें स्पिनिंग की प्रक्रिया जब होती है तो उसमें ऐंठन वगैरह नहीं दी जाती है, बल्कि नॉर्मल देखा जाता है कि स्पिन रेट के छिद्रों से ही हमें धागे लंबाई में प्राप्त होते हुए मिल जाते हैं। फिर हम उस पर नॉर्मल से ऐंठन देकर के कपड़े प्राप्त कर धागे बनाते हैं, उसके बाद कपड़ा बनाते हैं। देखिए इसमें शुष्क कताई में यह विधि एसीटेट व एक्रिलिक के तंतु हेतु प्रयुक्त की जाती है। इसमें भी बस वही आपको बताया गया कि एसीटेट व एक्रिलिक के तंतु के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो ये एक्रिलिक तंतु है इसमें आर्द्र रासायनिक विधि और शुष्क रासायनिक विधि दोनों का प्रयोग कर सकते हैं हम। शुष्क कताई विधि में यह भी एसीटेट व एक्रिलिक तंतु के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद तीसरा है कि पिघली हुई कताई। हम पिघली हुई कताई का प्रयोग कहाँ कर रहे हैं? इस कताई विधि का प्रयोग नायलॉन व पॉलिएस्टर के लिए किया जाता है। बस इसमें आप रेशो का नाम याद रखिएगा कि पिघली हुई कताई किसमें प्रयोग की जाएगी, शुष्क कताई, और आर्द्र रासायनिक कताई किसमें प्रयोग की जाएगी। ये तीनों हो गए। इसके बाद हम लास्ट पॉइंट बात करते हैं कताई में कि बायो कंपोनेंट कताई। इसमें कोई अलग अलग रेशे की बात नहीं की जा रही कि किस रेशे पर इस कताई विधि का प्रयोग किया जाएगा, बल्कि हम ये देखेंगे कि इसमें एक ही पॉलीमर को दो विभिन्न प्रकार के स्पिन रेट के छिद्रों से होकर गुजारा जाता है। बस इतना याद रखना है। जहां पे और सभी में एक ही प्रकार के स्पिन रेट के छिद्र से होकर गुजारा जा रहा था उन रेशों को, वही इसमें बताया जा रहा है कि जो बायो कंपोनेंट कताई विधि है इसमें दो भिन्न भिन्न स्पिन रेट के छिद्र से होकर के रेशों को गुजारा जाता है और उसके बाद हमें धागा प्राप्त मिलता है। इसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ रासायनिक कताई हमारी कंप्लीट हो गई है। फिर है कि कताई की प्रक्रिया किस प्रकार से आगे बढ़ रही है, इसमें बीच में क्या क्या प्रोसेस हो रहे हैं सभी रेशों में। देखिएगा कताई की प्रक्रिया में सबसे पहले क्या किया जाता है, जो रेशा है हमारे पास उसकी धुनाई की जाती है। धुनाई करने का मतलब होता है कि जो रेशे हैं उसमें जो वेस्ट मटेरियल, धूल, कंकड़, पत्थर, गंदगियां, पत्तियां वगैरह रहती हैं, इन सबको अलग कर लिया जाता है धुनाई प्रक्रिया के द्वारा। फिर कंघी करना, कॉम्बिंग कहते हैं इंग्लिश में इसको, और धुनाई को कार्डिंग कहते हैं। कंघी करने का मतलब क्या है कि रेशों में हम कंघी क्यों करते हैं, जिससे कि हमें लंबाई के धागे अलग मिले और जो उससे छोटे वाले रेशे होते हैं वो अलग हो जाएं, यानी कि लंबे रेशे अलग हो जाए, छोटे रेशे अलग हो जाए, इसलिए कंघी करने की प्रक्रिया रेशों पर की जाती है। इसके बाद जब हमें एकदम फ्रेश हमें रेशा प्राप्त हो जाता है, उसके बाद क्या करते हैं, खींच कर निकालना। खींच कर निकालना, इसको इंग्लिश में ड्राविंग आउट कहा जा रहा है। खींच कर निकालने का मतलब होता है, ये विधि कहाँ प्रयोग की जा रही है, रासायनिक विधि में। इसमें स्पिन रेट के छिद्रों से होकर के जब रेशा में प्राप्त हो रहा है उसको हम खींचते हैं, उसे खींच करके निकालते हैं, फिर हमें रेशा प्राप्त होता है। फिर घुमाव देना, फिर उसमें घुमाव यानी कि ऐंठन दिया जा रहा है। इसके बाद कताई की प्रक्रिया यहीं पे कंप्लीट होती है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने देख लिया कि धागा क्या है, धागे किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, किस प्रकार से इसमें कताई की जा रही है, कताई की प्रक्रिया के बाद ही हमें धागा प्राप्त हो रहा है, ये हमने पढ़ लिया। तो कताई जो है वो क्या है, उसकी क्या विधियां हैं, उन विधियों में, यांत्रिक विधियों में कितने विधि का प्रयोग किया जा रहा है अंतर्गत उसके, और रासायनिक विधि के अंतर्गत कितनी कताई विधियों का प्रयोग किया जा रहा है, और लास्ट में हमने कताई की प्रक्रिया तक अपने लेसन को कंप्लीट किया है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम आप लोग को नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। जो भी कोर्स यहाँ पे आपको कंप्लीट करवाया जा रहा है, लिखवाया जा रहा है, उसका आप नोट्स बनाते जाइएगा, कंटिन्यू उसका रिवाइज आप करते जाइएगा, नहीं तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये आप भूल भी जाते हैं एग्ज़ाम आते आते। इसीलिए एग्ज़ाम के पहले ही आप इसको क्या करें, अच्छे से नोट्स बनाते जाइए और इसका रिवाइज करते जाइए। तो यहीं पे हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।